जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने अलंकार यानी आपके शब्द ज्ञान में अलंकार के बारे में हमने पढ़ा। अलंकार में पुरानी कक्षाओं में हमने शब्द अलंकार का अध्ययन कर लिया था और इस पुस्तिका में यानी इस आपकी पाठ 8 कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में हमें अर्थालंकार के बारे में पढ़ना था। अर्थालंकार के जितने पांचों भेद हैं इनके बारे में हमने पठन कार्य किया। उस पर आधारित जो भी अभ्यास प्रश्न थे उनको किया। फिर शब्दालंकार के जो कुछ एक दो प्रश्न थे उनको भी हमने किया। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसकी पुनरावृत्ति भी हमने की, दोहराया भी। और इसके पश्चात हम अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा की पहचान में, जो है आपका पृष्ठ संख्या 70। पृष्ठ संख्या 70 जिसे आप देख सकते हैं यहाँ। आप उस पेज को ओपन कर लेंगे। भाषा की पहचान पृष्ठ संख्या 70 पर देखेंगे कि जिसमें लिखा गया है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो आपकी भाषा है, जो आपके लिखने हैं, लिखने का जो तरीका है यानी लिपि, और जो व्याकरण है यानी ग्रामर, जो आप हिंदी का जो ग्रामर आपका जो पढ़ते हैं। व्याकरण में सारी चीज़ें आती हैं, वर्णमाला से लेकर संज्ञा, अव्यय और पद परिचय से लेकर अलंकार, रस, सब कुछ आता है उसमें। तो भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हम एक एक करके देखते चलेंगे। इसमें पहला है आपका भाषा। ये आप देख सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ देख रहे हैं आप आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब है कि लेन देन, यानी आदान मीन्स आना, लेना, और प्रदान मीन्स देना। यानी भाषा वह माध्यम है। माध्यम का मतलब है वो जरिया, वो तरीका, वो साधन कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान यानी लेना देना करते हैं। भाषा के द्वारा हम बोलते हैं, हमारी वाणी दूसरे के पास और उसकी वाणी हमारे पास आती है, तो आदान प्रदान करता है वो भाषा है। तो भाषा के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। ये आप देख सकते हैं दो रूप। पहला है आपका मौखिक भाषा। जो भाषा बोलकर, मौखिक का मतलब है मुंह से बना है, मुख से बना है मौखिक। मुख यानी आप जानते हैं आपके मुंह से, और मौखिक उसी से बना है, मुख से ही बना है मौखिक। यानी मुख से जो कहा जाए वही भाषा मौखिक भाषा। तो जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। जैसे मान लीजिए हम कोई वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर अपने मित्र से आप कह रहे हैं कि मुझे कलम दो, तो आपने मुंह से बोला, उसने मुंह से अपने जवाब दे दिया, अपने मुख से उच्चारण करके कहा कि मेरे पास कलम नहीं है। या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मेरे पास दो कलम है, काली और नीली, कौन सी कलम तुम्हें चाहिए। तो आप बोल सकते हैं मुझे नीली कलम चाहिए। तो आप मुंह से जितना वार्तालाप करते हैं वो आपकी मौखिक भाषा है। हम लोग जो आपस में बात करते हैं वो आपकी मौखिक भाषा है। जो हम बोलते हैं सामने वाला समझता है, सामने वाला समझ के उसका उत्तर देता है। तो ये आपका उदाहरण दिया गया है इसमें कि वार्तालाप, ये आपका उदाहरण है। वार्तालाप, काव्य पाठ, भाषण, रेडियो प्रसारण, नाटक, चलचित्र, वाद विवाद, कथा वाचन, ये सब कुछ आपका मौखिक में आप देख सकते हैं। मुंह से ही लोग बोलते हैं और लोग कानों से सुनकर समझते हैं, फिर वापस उसका उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। दूसरा आपका है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी जो लिखित, लिखने से आपका संबंधित है। लिखित यानी जो लिखने से संबंधित है वही आपका लिखित, यानी जो हम लिख कर अपनी बात कहते हैं। अपनी बात कहने का मतलब दो तरीके हैं। एक तो मुंह से बोलकर, दूसरा ये होता है कि हम अपनी बात लिखकर। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपकी जो बात होती है वो मौखिक बात, जो एग्जामिनर आपके समक्ष नहीं होता है, परीक्षक आपके सामने नहीं होता है, तो आप अपनी बात उसको कैसे पहुंचाते हैं। अपनी बात अपनी कॉपी में लिख कर आप पहुंचाते हैं। आप जो, आप सामने अगर परीक्षक होता आपसे पूछता तो आप वही जवाब मुंह से बोलते, लेकिन परीक्षक आपके सामने नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में या आंसर शीट में लिखते हैं और परीक्षक के पास भेज देते हैं। तो वही आपका मौखिक जो चीज़ है वही आप लिखित रूप में लिखते हैं और लिखित रूप में लिखकर भेज देते हैं। तो लिखित रूप में कई सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, जिसमें मात्राएं देखनी पड़ती हैं, सही वर्ण देखने पड़ते हैं, शुद्ध भाषा और शुद्ध कथन और वाक्यों का चयन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो आप अपनी बात लिख कर एग्जामिनर के पास, परीक्षक के पास भेजते हैं, परीक्षक उसे देखता है, उसको उसका जवाब मिल जाता है और जवाब मिलने के बाद वो आपको उत्तर का अंक देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें व्यक्ति लिख कर अपनी बात कहता है और पाठक पढ़कर उसकी बात को समझता है। इसमें उदाहरण है आपका पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, लिखित वेबसाइट आदि। यानी जो भी कुछ आप रिटेन में, लिखित रूप में रिटेन में आप पढ़ते हैं, अपनी आँखों से पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है मान्यता प्राप्त भाषाएं। मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी जाती है उन्हें मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। संविधान यानी हमारे भारत का संविधान, जो हमारे लिए सारे नियम, कर्तव्य, कानून, अधिकार इन सब को निर्धारित करता है, वही संविधान जो हमारे देश का है लिखित रूप में। तो उसमें इन भाषाओं को मान्यता दी जाती है। तो जिनको मान्यता दी गई है, उन भाषाओं का नाम उल्लेख है उस संविधान में, उन्हें मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये इस प्रकार है, इन 22 भाषाओं के नाम आप देखेंगे: हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषाएं आपको मिलेंगी कि भारतीय संविधान में इनका जिक्र हुआ है। ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब हम इसके पश्चात भाषा के ही अंदर एक अन्य उसका उपभाग है, उसका उपभेद है, वो है आपका बोली। बोली आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मोटे अक्षर में, ये रहा आपका बोली। यानी जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती हैं, यानी ऐसी छोटी क्षेत्र विशेष में प्रचलित जो भाषाएं हैं लेकिन संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी छोटे स्तर पर बोली या छोटे समुदाय में, छोटे वर्ग में, छोटे स्थान पर कुछ दूर बोली जाती है, वो बाकी भाषाओं से थोड़ा भिन्न होती हैं बोल चाल, रंग रूप इत्यादि चीज़ों में। तो उनका जो संरचना है वो अलग होता है। तो जब अलग होगा, थोड़ी सी वो अलग टाइप में बोली जाती हैं, लेकिन छोटे लेवल पर बोली जाती हैं, बहुत बड़े स्तर पर या प्रांत पर या देश लेवल पर नहीं बोली जाती हैं, इसलिए उन्हें मान्यता नहीं मिल पाती है। बोली और किसी भी बोली को भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक है कि बड़े भाषा भाषी समूह द्वारा वो बोली जाए, उसको बहुत सारे लोग बोलते हों, बहुत सारे लोग व्यवहार में लाते हों, तब उसे संविधान में मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसी भाषाएं भी हैं जो छोटे लेवल पर बोली जाती है, छोटे समुदायों में बोली जाती है। आदिवासी समुदायों की भी भाषा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे जो कबीले हैं, वहाँ उनकी भाषाएं बहुत सारी हैं, कई सारे हैं। तो उनमें जो भाषाएं बहुत ज़्यादा बोली जाती है वो संविधान में है, जो कम लेवल पर बोली जाती है, छोटे स्तर पर बोली जाती है, वो आपका संविधान में नहीं है। तो जो भी ऐसी भाषाएं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन बोली जाती हैं छोटे छोटे लेवल पे, उन्हें बोली कहा जाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगरू, बघेली, मारवाड़ी, मेवाती आदि बोलियों के उदाहरण हैं। संयोग से हम लोगों का जो क्षेत्र है वो अवधी, ब्रज और भोजपुरी के आसपास का ही क्षेत्र है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हम लोग के यहाँ इस तरह की बोली बोली जाती है, लेकिन इन्हें संविधान में भाषा का मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये सब जो है बोलियों के उदाहरण है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा है लिपि। लिपि यानी उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो लिपि और व्याकरण, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, पृष्ठ संख्या 71 पर। तब तक आप जो पढ़ाया गया है यानी भाषा और बोली, इनका आप हमें